सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से जो विषय लिया है वो लिया है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इससे संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं आज उन्हीं पर चर्चा होगी। आइए देखते हैं एक एक करके कौन सा प्रश्न। तो आज का विषय है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज का जो हमारा विषय है वो ये है। अब इसमें पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहला प्रश्न क्या हुआ, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कितनी है, 12। ये तो रहा वही आंसर। लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची, क्योंकि बाकी जो जोड़ी गई हैं वो संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो कितनी थी, मूल संविधान में थी 8, अब कितनी है, 12। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 4 होगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ये कैसे जोड़गी, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको बाद में जोड़ा गया। तो मूल संविधान में कितनी थी, 8, और वर्तमान में 12, और जो जोड़ी गई है 9, 10, 11, 12, ये सब संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बाद में जोड़ी गई। पहला प्रश्न तो आपका ये रहा कि कितनी अनुसूचियां हैं। अब सवाल नंबर 2, संविधान सभा की संघ संविधान समिति, यानी संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। प्रश्न क्या है, संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर। इसी तरह से और भी समितियां थीं जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न तीसरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A से 371I तक अंतर्विष्ट
किए गए हैं। अब ये लाइन भाई समझनी है। ये क्या है? नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए, मतलब इनका वर्णन किया गया है। और अगर देखें क्रम से तो 371 ए का संबंध किससे है? नागालैंड से। बी का किससे हो गया? असम से। सी का मणिपुर से। डी आंध्र प्रदेश। ई इसी क्रम में आगे आई तक इनका वर्णन है। तो ये भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, इसको भी भाई जानते हैं। भारतीय पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, पहले नंबर पर कौन है? राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति। तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री। और भाई चौथे नंबर पर राज्यपाल। यानी जितने भी राज्य हैं भारत के, उनके राज्यपालों का जो अगर क्रम देखा जाए तो वो कौन सा नंबर का है? वो चौथे नंबर पर। पहले पे राष्ट्रपति, दूसरे पे उपराष्ट्रपति, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे पे राज्यपाल। अब पांचवें नंबर पर आता है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और छठवें नंबर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका क्रम कौन से नंबर पर है? छठवें नंबर पर। तथा लोकसभा अध्यक्ष, ये और ये एक ही क्रम के हैं, यानी एक ही रैंक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्रम आपने देखे। अब इसके बाद 7वें नंबर पर कौन आता है, इसको भी देखते हैं। ये भी वरीयता क्रम परीक्षा में आ जाता है। 7वें पर है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो। फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद में विपक्ष का नेता। अब ये 7वें नंबर पर आते हैं सभी। कौन कौन? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष का नेता। 8वें नंबर पर कौन है? राजदूत। 9वें नंबर पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका भी क्रम 9वां ही है। और 10वें नंबर पर
राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और केंद्र में राज्य मंत्री। 3 हो गए ये, उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और केंद्र में राज्य मंत्री। तो इस तरह हमने 10, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक वरीयता क्रम देखा, किन किन का कौन सा नंबर है और कौन से क्रम पर आते हैं, यह भी जरूरी है जानना। अब इसके आगे अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन 1946 में कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 में हुआ। किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इससे संबंधित क्या जानकारी है वो भी देखिए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और ये जो बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को, और ये कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। तो इस प्रश्न से हमको 3-4 जानकारियाँ हासिल हुई। पहली बात, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। पहली बैठक किस तारीख को हुई? वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो अब इससे संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो आप करने में सक्षम रहेंगे। अगला सवाल, अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम बालक या बालिका को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार? अनुच्छेद 24 के अनुसार। क्यों नहीं किया जा सकता? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अब अनुच्छेद 21A का संबंध भी शिक्षा से है। दूसरा अनुच्छेद 45 का संबंध भी शिक्षा से। ये शिक्षा के मौलिक अधिकार यानी शिक्षा
एक मौलिक अधिकार है। वो वर्णन किसमें? अनुच्छेद 21A में। और यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है अनुच्छेद 45 में, 45 में। दोनों ही अनुच्छेद का संबंध शिक्षा से है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी उसको पद से हटाना, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। क्या है प्रश्न? इसको ठीक से समझें। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में। ये प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। भाई अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब इस लाइन को बहुत ही ढंग से समझ लो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 257 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ये कौन कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 257 संविधान का। तो ये भी आपको जानना आवश्यक है। अब देखते हैं भाई अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में किया गया। एक जानकारी ये हो गई। इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
ही होंगे और कोई नहीं होगा। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो रिटायर्ड उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही होगा। कार्यकाल, इसका कार्यकाल का कितना है? कार्यकाल है भाई 5 वर्ष। तो तीनों बातें याद रहेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में, अध्यक्ष कौन होता है भाई? होता है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, वो भी रिटायर्ड, और कार्यकाल 5 वर्ष। यह भी प्रश्न तैयार। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 143 के अनुसार, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय ले सकता है यदि उसे लगे किसी खास बिंदु पर, तो राय ले सकता है। किससे? उच्चतम न्यायालय से, अनुच्छेद 143 के अनुसार। अगला सवाल, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में है। एक जानकारी क्या? लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक के बारे में, अगर संयुक्त बैठक होती है तो इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? वो अनुच्छेद है संविधान का 108। अब 1961 में दहेज विधेयक पर, यानी पहली जो संयुक्त बैठक बुलाई थी लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक, वो किस मुद्दे पर बुलाई थी? दहेज विधेयक पर। और कब बुलाई थी? 1961 में। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि पहली बार संयुक्त बैठक कब बुलाई गई? तो 1961 में। और मुद्दा क्या था? टॉपिक क्या था? वो था दहेज विधेयक। अब भैया दूसरा देख लीजिए, 1978 में दोबारा, यानी दूसरी बार अगर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है तो वो कब? 1978 में। इसमें क्या कारण था? बैंकिंग अधिनियम, यानी बैंक अधिनियम, बैंक से संबंधित। और तीसरा 2002 में, ये क्या था? पोटा विधेयक। अब ये तीनों आपके सामने हैं और तीनों पर आपको नजर रखनी है। बैंकिंग अधिनियम, पोटा विधेयक और दहेज, ये पहले 1961 में, फिर 1978 में और फिर 2002 में। तो अब तक संयुक्त बैठक 3 बार। अब अगली जानकारी देखते हैं प्रश्न से, कौन सा प्रश्न हमारे लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय
कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। किसका क्षेत्राधिकार है? कोलकाता उच्च न्यायालय। अगर कोई भी विवाद होता है अंडमान में हो या निकोबार में, तो उसका समाधान यहाँ होगा कोलकाता उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है, किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? किस अधिकार को किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा क्या कहा गया? वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसको कहा गया है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया। किनके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। और ये जो है वो किसमें है? अनुच्छेद 32 यानी अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है संविधान के। अगला प्रश्न और देखते हैं। ये सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में आए हैं और संभावना ये रहेगी कि आने वाली परीक्षाओं में भी आए। तो इन प्रश्नों को चूंकि आते ही रहते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लेना हमारा कर्तव्य है। इसको तैयार करें। अगला है, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय, कौन से अल्पसंख्यक समुदाय हैं? पहला तो मुस्लिम हो गया, दूसरा सिख, तीसरा ईसाई, चौथा बौद्ध, पांचवा पारसी और छठवां जैन। ये सब किस में गिने जाएंगे? अल्पसंख्यक समुदाय में। कौन कौन? 6, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। अगला प्रश्न, संविधान के 93 यानी 93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, संविधान के 93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों, बालक बालिकाओं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार। क्या है ये? मौलिक अधिकार है शिक्षा देना। कैसी? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद
में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मात्र भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह है अनुच्छेद 350 का। अब ये दो प्रश्न जो आपके ठीक सामने हैं, ये दोनों ही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। पहला क्या था कि संविधान के 93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A को जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का मौलिक अधिकार। ये क्या बन गया है? शिक्षा मौलिक अधिकार है प्रत्येक बच्चे का कि उसको शिक्षित करना है, ये उसका अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर, कौन सा स्तर? प्राथमिक, मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह है अनुच्छेद 350 का। ये दोनों के दोनों प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य की हैं? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। कौन सा आंसर है इसका? मध्य प्रदेश। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य की हैं? तो वो है मध्य प्रदेश की। अब इसी से जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद है 330। ये अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 332 अनुसूचित जनजाति। अब ये दोनों बातें ध्यान रखना है, अनुच्छेद 330 और 332। 330 तो है अनुसूचित जाति के लिए और 332 अनुसूचित जनजाति के लिए। क्या प्रावधान करता है ये दोनों अनुच्छेद? लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण। ये दोनों अनुच्छेद प्रावधान है इन दोनों अनुच्छेद में सीटों के आरक्षण का। कहाँ पर? लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जाति और 332 अनुसूचित जनजाति से संबंधित। तो आज भाई जो राज्य व्यवस्था है और भारतीय संविधान से संबंधित जो प्रश्न इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने आपको बताए और उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें। ठीक है, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।